जी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी, और क्या इसके बगैर पिटिशन नहीं सबमिट होगी। और अथॉरिटेटिव आपके जो है वो स्टेटमेंट नजर आना चाहिए कि आपको इंडोर्स कर रहा है। बिल्कुल। जो पिटिशनर को जो है वो इंडोर्स कर रहा है तो उसकी अपनी खुद की स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जब तक आप नहीं बताएंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं बताएंगे, तब तक आपको जो है ये ग्रीन कार्ड की अप्रूवल नहीं मिल सकेगी। Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk. You are watching Pakistan's first and only immigration podcast, brought to you by the experts at Superior Consulting. In this episode, we are going to discuss on one of the very important aspects of USA EB2 NIW petitions, that is letters of recommendation. किस तरीके से आप एज अ हाईली क्वालिफाइड एप्लीकेंट इस प्रोग्राम के तहत ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी पिटिशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक बेहतरीन कंपाइल्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आपके LOR के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से वो आपके प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और 3 प्रॉन्ग्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए USCIS ऑफिसर को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी स्किल्स के मुताबिक। टू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वी आर वंस अगेन ऑनर्ड टू हैव द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेस इन द इमिग्रेशन इंडस्ट्री in Pakistan and as well as the Middle East, Mr. Adil Ismail. Sir, Assalamu alaikum and thank you for joining once again. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सो जिस तरह हमने प्रीवियस एपिसोड के अंदर EB2 का एक बार फिर से कवर किया था और RFEs के ऊपर डिस्कस किया था, बड़ा बेहतरीन किस्म का रिस्पांस भी मिला लोगों की जानिब से और काफ़ी लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ। तो आज हमने सोचा कि एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन की जाए, जो कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। अक्सर लोगों के दरमियान देखा गया है कि कन्फ्यूजन है कि LOR एक तो होता क्या है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कितना डिटेल्ड होना चाहिए और कितने पेजेस पे मुश्तमिल हो, किन से लिया जाए। तो आज ये सारे जो है वो सवालात को कवर करेंगे। पहले तो मैं चाहूँगा कि LOR की इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात करें कि ये कितने हद तक सिग्निफिकेंटली वाइटल है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, बेसिकली यूएस का प्रोग्राम ही पूरा का पूरा जो बेस कर रहा है वो आपके अचीवमेंट्स के ऊपर है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जब तक आप नहीं बताएंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं बताएंगे, तब तक आपको जो है ये ग्रीन कार्ड की अप्रूवल नहीं मिल सकेगी। देखिए, देखने को तो ग्रेजुएट लेवल या सीनियर लेवल प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस नज़र तो बहुत सारे हमारे यहाँ तो बहुत आसान है। एक बंदा असिस्टेंट लेवल पर आया, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर हुआ एंड देन वो प्रोग्रेस कर रहा होगा। तो ये तो बहुत तवातुर के साथ आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेगी। अच्छी पिटिशन कैसे बनेगी, अच्छा पिटिशनर होगा कैसे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको LOR, जिस तरह आपने कहा कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, वो लेना बहुत ज़रूरी है, और वो भी उन लोगों से लेना ज़रूरी है जो इम्पैक्टफुल हो, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। अगर आप नॉर्मली जाकर अपने जूनियर से या अपने कोलीग से लेंगे, वो रिकमेंडेड नहीं है। कि आप जो है वो कोलीग से भी ले सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। मेरे पास आएंगे तो ऑब्वियसली मैं उनको जो है वो इस पर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आपको लेना किन से चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए आप कोशिश ये करना चाहिए कि जो आपकी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं, हाई लेवल है, हाई अप्स हैं, उनसे आपने जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेनी है, ताकि वो आपको पहले तो वो अपने आप को भी बताएं। ये सबसे ज़्यादा लोग गलती भी करते हैं कई जगह पर। अब हम भी लोगों को बताना चाह रहे हैं और ये अपने क्लाइंट्स को भी ये इस पर मुतवज्जो कर रहे हैं कि जब आप रिकमेंडेशन लेटर बनाते हैं और किसी से लेते हैं, किसी एक्सपर्ट से लेते हैं, किसी जो है ना वो सीनियर से लेते हैं, तो फिर उसके बारे में या तो उसकी आप CV प्रोवाइड करें ताकि उसकी डिटेल आए, और अथॉरिटेटिव आपके जो है वो स्टेटमेंट नजर आना चाहिए कि आपको इंडोर्स कर रहा है। जो पिटिशनर को जो है वो इंडोर्स कर रहा है, तो उसकी अपनी खुद की स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को ले सकते हैं, आप रिसर्च हेड्स को ले सकते हैं, रिसर्चर्स को ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स जो है वो अपने टेक्निकल इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं उनको ले सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, जनरल मैनेजर्स लाइक HODs वगैरह हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना इम्पैक्ट बताकर आपके इम्पैक्ट के बारे में वो बात करेंगे कंटेंट के अंदर, और उसके अंदर आपको जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से आपने अचीवमेंट्स ली हैं और आपकी स्किल्स क्या है। खास तौर पर जो है वो फोकस किया जाएगा ये सारी बातें बताकर कि ये जो शख्स है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये अपनी इंडस्ट्री में एक अपने तौर पर एक एक्सपर्ट है, और इसने अचीवमेंट्स हासिल किया, और वो उन अचीवमेंट को भी उजागर कर सकता है। एट द एंड ऑफ द लेटर वो ये मेंशन करेगा कि ये जो है US के लिए नेशनल इंटरेस्ट के वेवर उसके अंदर है, इंटरेस्ट के अंदर, ताकि आपको वेवर आपको मिल सके, जॉब ऑफर वेवर आपको मिल सके। बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर कुछ लोगों के दरमियान में ये भी कन्फ्यूजन होती है कि समझने से थोड़ा सा कासिर होते हैं कि जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि USCIS ऑफिसर हम चाहते हैं अपने आप को हम हाईली स्किल्ड एप्लीकेंट के तौर पे प्रेजेंट करें। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप इसके भी बता दें कि वाई इट इज़ नेसेसरी, और क्या इसके बगैर पिटिशन नहीं सबमिट होगी।
देखिए सबमिट तो हो जाएगी जी हाँ। बट इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी। राइट। हमारा मकसद है कि इम्पैक्टफुल पिटिशन को जो है फाइल किया जाए बिल्कुल ठीक और लोगों से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको बनाया जाए। तो जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ रिकमेंडेशंस आपके पास हैं, ये सबको मिलाकर एक बेहतरीन पिटिशन, ताकि कन्विंस किया जाए जी हाँ। जो वीजा ऑफिसर है जो इस पिटिशन को देख रहा है वो कन्विंस हो कि इस पिटिशनर को हमें जॉब ऑफर वेव करना चाहिए क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ऐसे ही है। तो वो चीज़ें जब तक नहीं डालेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रखता है, सबसे ज़्यादा वाइटल है, वो है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। राइट। सो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेंट्स को जानना बड़ा ज़रूरी होगा कि जब आप अपने आप को हाईली स्किल्ड एप्लीकेंट बता रहे हैं तो एंडोर्समेंट आपके काम की नज़र आना, और ऑब्वियसली कोई शख्स आपको रिकमेंड कर रहा है तो वही एक एंडोर्समेंट है ना। सो जिस तरह हम देखते हैं जब USCIS की हम गाइडलाइंस के अंदर जाते हैं तो उनके मुताबिक आपको हर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक दूसरे से कुछ हद तक मुख्तलिफ देना चाहिए और उसमें सिमिलैरिटीज़ जो है वो कम हो। तो यहाँ पर कौन से वो की एलिमेंट्स है अगर आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को इंक्लूड करने चाहिए, और क्या सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर से काम बन जाएगा या हमें कोई 5-6 कोई स्पेसिफिक नंबर भी उसका कितने अरेंज करने चाहिए? देखिए स्पेसिफिक नंबर्स तो नहीं है, राइट। रिकमेंडेशंस का भी कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट है। जितना आप रिकमेंडेशन, जितना गुड़ उतना मीठा है, जी हाँ। तो जितना आप रिकमेंडेशन लेटर डालेगी उतना वो मजबूत होगी आपकी पिटीशन। राइट। उसकी जो हम जो रिकमेंड करते हैं मोस्टली ये कहते हैं कि आपके पास कम से कम 10 से 12 तो होना चाहिए। ओके। ये हमने बेंचमार्क रखा हुआ है, इससे कम भी हो तो मसला कोई नहीं है। राइट। और कुछ लोग आपको कहेंगे, कहीं आपको लॉर्ड्स की वेबसाइट पे मिलेगा, कहीं यूएस के लोग आपको कहते हुए लगेंगे, कोई लोकल लोग आपको कहते हुए लगेंगे कि 5-6 भी डाल दो तो हो जाएगा। लेकिन जितना अच्छा करेंगे, एक लिमिट जो है वो कोई तयन नहीं है, बट कम से कम हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो 10 से 12 होने चाहिए। और वो हर इंडस्ट्री से जैसे आप ले रहे हैं, चाहे वो टैक्स से है, चाहे वो फाइनेंस से है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो लीडर्स को जो है वो अपने प्रोवाइड करवाने। बिल्कुल ऐसी ही जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो यही वजह है कि जब हमारे पास भी अब सक्सेस स्टोरीज वगैरह इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर डेवलप हुए हैं तो उसकी वजह है कि हम एडवाइस करते हैं बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर ताकि क्लाइंट जो है वो और सिमिलैरिटी, जैसे आपने कहा कि सिमिलैरिटी ऑफ द रिकमेंडेशन लेटर्स वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ AI को जो है ना वो यूटिलाइज करके काम जो है ना आपने नहीं निकालना है। आपने बेहतरीन ड्राफ्टिंग करनी है, बेहतरीन उसके अंदर, जैसे मैंने शुरू में भी ये बात की कि जो लिख रहा है उसकी अथॉरिटेटिव जो स्टेटमेंट है या उसकी अथॉरिटी वो कैसे इंडोर्स होगी, खुद पहले वो इंडोर्स करेगा अपने आप को, ये रखना बहुत जरूरी है अपने शुरू के पैराग्राफ्स के अंदर कि खुद क्या किया है और क्या क्या पोजीशन पे काम किया, इस तरह की चीजें उसके अंदर डालकर, और फिर वो जो है एप्लीकेंट के बारे में बात करेगा और एप्लीकेंट की अचीवमेंट्स के बारे में जो वो जानता है, जो बता सकता है, जो उसके स्किल्स के बारे में, वो सारा उसके अंदर राइटअप हो। बेहतरीन। तो मैं समझता हूँ कि यही एक जो है ना कॉमन मिस्टेक होती है लोगों के दरमियान कि वो सिमिलैरिटी के बहुत ज़्यादा चले आते हैं और जूनियर्स वगैरह से लेना, तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट हमने कवर करे ना। जिस तरह हम बात करें रिकमेंडर की, जिसे हम रेफरी भी कहते हैं इन मामलों के अंदर, तो उस बंदे का जो शख्स आपको रिकमेंड कर रहा है उनका अपना बायोडाटा, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि वो उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या उनका रेज्यूमे वगैरह इस तरह की लिंक्डइन प्रोफाइल को इस तरह की चीज़ें लगाना ज़रूरी? जी ज़रूरी। तो देखिए ये एक पिटिशन है, पहले तो ये बात वाज़ेह कर दूंगा, कोई ये पिटिशन केसेस हैं, इसके अंदर कोई आपको कनाडा की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह चेकलिस्ट उस लिहाज से नहीं मिली हुई। ये तो आप जितना अच्छा, जो जैसा लॉयर, जैसा कंसल्टेंट, जैसा आपका एक्सपर्ट होगा, वो आपको न्यूली आइडिया, जैसे हमने अपने भी उसमें पिटिशन में भी दिखाया था, इस तरह के डिज़ाइन आप उस लेवल पर नहीं करते। हर किसी का अपना स्टाइल है, हर डॉक्टर की अपनी जो है वो तरतीब होती है इलाज की। तो हमारा अपना एक है कि हम डिज़ाइन ब्यूटिफिकेशन का भी ख्याल करते हैं, उसके जो है क्राफ्टिंग का भी ख्याल रखते हैं, और उसके अंदर जो एक्सपर्ट लेवल्स हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और क्लाइंट के साथ, देखिए इट टेक्स टू टू मेक कॉल, हम क्लाइंट के साथ अलाइन रहते हैं, क्लाइंट को रिव्यू कराते हैं। कई जगह पर ऐसे जो मेरे क्लाइंट देखेंगे भी, तो उनके साथ ऐसे ही रहा है कि हम क्लाइंट के साथ डिटेल होते हैं। क्लाइंट कई जगह पर इत्तफा नहीं करता कि भाई ये इस तरीके, क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होने चाहिए कि जब आप वीज़ा एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो वीज़ा एक्सपर्ट की अपनी एक डोमेन है और उसका अपना एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है और उसका अपना तरतीब होता है काम करने का। कई जगह पर क्लाइंट्स कहते हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, और कई जगह पर हम समझा भी देते हैं कि देखिए ये इस लेवल से और इस तरीके से हमें हैंडल करना है। हम आपकी कुछ चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट करेंगे, कुछ लोग कुछ चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा पसे पुश भी रख सकते हैं। तो एक टेक्निक होती है वीज़ा के और ये जो एप्लीकेशन आउटकम को लेने के लिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना जरूरी है। क्लाइंट ऑब्वियसली एज अ लेमैन आ रहा होता है और हम चूंकि अरसे दराज से, क्लाइंट तो चाहता है कि सब चीज़ें डाल, एक बारीकी, एक लाइन भी ये भी है तो ये भी डाल दे। तो इस तरीके से नहीं होता। हाँ, आप बाहमी मशवरा करके, अगर आप कंसल्टेंट भी या कंपनी करती है ओके, और अगर आपके साथ वो चलना चाहते हैं
तो तब भी हम करते हैं। तो जी हाँ। पहल जो है एज आपको कंसल्टेंट को देना चाहिए जिसके पास एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है, ऐसे। ताकि आपके वीजा के लिए, जैसे कि हमारे पास आ रहे हैं और आधा भी शुरू हो गए, जी हाँ। तो वो आपके लिए फायदेमंद होता बिल्कुल, यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि समराइज वे के अंदर वीज़ा ऑफिसर को जितना हद तक हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए भी सहल होगा सब चीज़ों को रिव्यू करना क्विक टाइम के अंदर, और जल्दी आप रिजल्ट्स फिर हासिल कर सकते हैं ना। उसके अंदर जब हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अरेंज कर रहे हैं और USCIS को जो कि फिजिकली हमें केस डिस्पैच करना होता है, तो क्या उसके अंदर ओरिजिनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डालकर भेजना पड़ेगा, या अगर वो किसी से ले रहे हैं स्कैन कॉपीज़ के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनली किसी से मंगवा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली मंगवा रहा है, तो क्या उनकी स्कैन कॉपीज़ वगैरह के प्रिंट आउट्स भी चल सकते हैं या ओरिजिनल देने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसे चल सकते हैं, स्कैन होगी, कॉपी होगी, आप रख सकते हैं, लेकिन आपने ओरिजिनल अपने पास रखना चाहिए। राइट। कल को अगर इंटरव्यू के दरमियान या वैसे ही RFE के अंदर उसने ओरिजिनल अगर मांग लिया तो फिर आपको देना चाहिए, अदरवाइज ये है कि आपको भेजना स्कैन ही चाहिए। ओके ओके, सो नाउ इसके अंदर जब हम लास्ट से इसको कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमने कुछ जगहों पर देखा है कि कुछ एप्लीकेंट्स जिनके पास RFEs भी रिसीव हुए, तो उन्होंने जब इनिशियली सबमिट करवाए थे तो बहुत छोटे, यानी कि 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल, तो एग्जैक्टली कितना हद तक रिकमेंडेड है कि इसको कितना लंबा खींचना चाहिए, 1 पेज पर हो, 2 पेज पर हो, 3 पेज पर हो, तो इसको कितना जो है ना उसमें डिटेल में जाना चाहिए? देखिए हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि ना कम से कम भी 1 पेज, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। Right. तो 1 to 3 पेज इज इनफ, लेकिन उसको आप बहुत छोटा सा और Yeah. देखिए वो 1 पैराग्राफ के अंदर आप अपने बारे में क्या बताएंगे और एप्लीकेंट के बारे में क्या उसको कवर करेंगे, तो स्केच बनेगा नहीं सही है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप डिटेल हो एप्लीकेंट के बारे में भी शुरू में अपना, तो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ के जिसके अंदर मैंने जैसे कहा जी। कि अथॉरिटेटिव अपनी पोजीशन भी वाज़ेह हो, साथ में उसके एविडेंस तो आ जाएंगे। CV से आपने लगाना चाहिए, उसका कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल, ताकि उसको बढ़िया उसके कोई अथॉरिटी जो लेटर है, एम्प्लॉयमेंट लेटर वट एवर इट इज, या आप कार्ड है आपके पास, जी। तो वो आप लगा सकते हैं। बट उसकी जो मेन जो कंक्लूजन है जी। वो ये उस लेटर के अंदर एप्लीकेंट की सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और उसके स्किल्स के बारे में ज़्यादा बात की गई। तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स को इंक्लूड करना जरूरी, इंस्टेड ऑफ कि आप बिल्कुल ब्रॉड मैनर में चले जाएं कि जी आप जो है ना सच्चे आदमी है, अच्छे आदमी है, इस तरह की चीज़ें अपनी स्पेसिफिक अचीवमेंट्स को डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना। तो मेरे ख्याल से हमें सारी चीज़ें LOR के हिसाब से कवर करनी है, और इन आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम चाहेंगे कि इस सिलसिले को बरकरार रखें और आपसे वैल्यूएबल गाइडेंस लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, एंड आई होप कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी एक हाईली क्वालिफाइड एप्लीकेंट है, अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, एडवांस डिग्री होल्ड करते हैं, US EB2 NIW आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है टू गेट योर ग्रीन कार्ड विदाउट जॉब ऑफर एंड विदाउट IELTS. For more information and an accurate assessment of your own specific profile, feel free to get in touch with experts at Superior Consulting. This is Abu Bakar Adil signing off. I'll see you in the next one.